इसके गुण देखो। बोरिक अम्ल आप लोगों ने देख रखा होगा, कैरम के ऊपर जो वाइट पाउडर छिड़कते हो, या फिर दाल और चावल में जो आप पॉलिशिंग करते हो वाइट पाउडर की, कीटाणुओं से बचाने के लिए, वो सब बोरिक अम्ल होता है। दाल और चावल में जो पॉलिश की जाती है वाइट कलर के पाउडर की, वो बोरिक अम्ल होता है। कीटाणुनाशक है ये। आँखों में जब फ्लू हो जाता है तब भी बोरिक अम्ल का सॉल्यूशन बना के और आँखों को धोते हैं, वहाँ भी ये जो फ्लू है उसको हटाने में काम करता है। कैरम बोर्ड पर उसको चिकना करने के लिए उसमें भी बोरिक अम्ल छिड़का जाता है। तो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जल में घुलनशील है। इसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका अम्लीय स्वभाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्लीय स्वभाव देखने में ऐसा लगता है ये बोरिक अम्ल, इसमें 3 OH समूह हैं, और अपन पढ़ते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें OH समूह होते हैं उनको अगर पानी में डालें, धातुओं के यौगिक जिनमें OH समूह होते हैं उनको पानी में डालें तो वो H धनायन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। और जितने OH समूह होते हैं, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं, उतने ही वो H धनायन देते हैं और उतनी ही उनकी क्षारीयता होती है। तो ये भी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भी H धनायन देना चाहिए, 3 H धनायन देना चाहिए। ये 3 क्षारकीय और ब्रोस्टैंड अम्ल होना चाहिए, लेकिन ना तो ये 3 क्षारकीय है ना ब्रोस्टैंड अम्ल है। कारण इस बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है और इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब पानी में डालते हैं तो ये ऑक्सीजन जो अपना लॉन पेयर है वो इस प्रोटॉन को ना देके बोरॉन को देता है, क्योंकि ये प्रोटॉन लेने की ज़्यादा, लॉन पेयर लेने की ज़्यादा क्षमता रखता है। तो ये अपना लॉन पेयर इसको दे देता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को। ऑक्सीजन पे धनावेश आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा, जब एक OH माइनस आके इससे बॉन्डेड हो जाएगा तो इस पे 4 OH माइनस आ जाएंगे, 4 OH माइनस आ गए इस पर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और एक प्रोटॉन निकलेगा। वो प्रोटॉन पानी से निकला है, इससे नहीं निकला। तो ये क्या है, एक तो बैक बॉन्डिंग भी होती है, यहाँ लॉन पेयर देता है ऑक्सीजन इसके बैकेंड ऑर्बिटल को, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देता है ये थोड़ा। तो ये दुर्बल है। एक तो एक क्षारकीय है, और कौन सा अम्ल है ये, लुईस अम्ल है। ये ब्रोस्टैंड अम्ल नहीं है, प्रोटॉन डोनर नहीं है, और 3 क्षारकीय नहीं है ये। तो पहला गुण इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय गुण। दूसरा गुण देखो इसका, इसका अनुमापन, इसका टाइट्रेशन है ना। अब किसी अम्ल का अनुमापन तो अपन क्षार से करते हैं, जैसे बोरिक अम्ल है तो अनुमापन करने के लिए इसमें NaOH डालेंगे, उदासीनीकरण क्रिया होगी, ये उसको OH माइनस दे देगा। यहाँ भी ये H प्लस नहीं देगा, ये इसको OH माइनस देगा। ये तो लुईस अम्ल है और ये लुईस क्षार नहीं, ये OH माइनस दे रहा है, बेस है, ये तो क्षार है, और ये एसिड है। ये OH माइनस देगा, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग है।
तो वीक एसिड है इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, वीक है इसलिए ये एसिड, और बन जाएगा क्या, NaBOH का होल 4। अब रिवर्सिबल रिएक्शन अपन जानते हैं कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, यानी ये पूरा कभी भी उदासीन नहीं होगा, और जब तक पूरा उदासीन नहीं होगा तब तक जो सूचक अपन डालते हैं ना अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देने के लिए, वो सूचक अपना रंग नहीं बदलेगा, और सूचक रंग नहीं बदलेगा तो अपन को पता भी नहीं चलेगा कि इसका एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट, अंतिम बिंदु या तुल्यांक बिंदु आया है या नहीं आया, और तब तक अपन अनुमापन नहीं कर पाएंगे, तुल्यांक का नियम नहीं लगा पाएंगे। तो इस रिएक्शन को अगर अपन इनरिवर्सिबल बना लें तो फिर रिएक्शन पूर्ण हो जाएगी, फिर ये पूरा उदासीन हो जाएगा, फिर अंतिम बिंदु मिल जाएगा, फिर सूचक अपना रंग बदल देगा। तो इसको इनरिवर्सिबल मिलाने के लिए इस अभिक्रिया मिश्रण में कुछ और मिलाना पड़ेगा, कोई ऐसा यौगिक मिलाना पड़ेगा जो इससे रिएक्शन कर ले, और जैसे ये प्रोडक्ट हटेगा यहाँ ली सातेलिए का, ली चैटेलियर का प्रिंसिपल लग जाएगा, ये जब हटेगा तो रिएक्शन आगे जाने लगेगी। तो इसका अनुमापन करने के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब बोरिक अम्ल का, बोरिक अम्ल का H3BO3 का अनुमापन करने के लिए ऐसा यौगिक मिला देते हैं कैसा यौगिक मिला देते हैं जिसमें दो OH समूह एक ओर हो, एक साइड हो, जिसमें दो OH समूह सेम साइड हो, एक ही ओर हो, है ना, दो OH समूह एक ओर हो, जैसे CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें दो OH समूह एक ओर नहीं रहते, लॉन पेयर रहते हैं, दोनों पर रिपल्सन के कारण ये दोनों अपोजिट साइड हो जाते हैं, ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये मिला सकते हो आप ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, इसमें दो OH समूह एक साइड आ जाएंगे, ये दोनों एक साइड आ गए, ये तो अपोजिट चला गया। या ग्लूकोज मिला सकते हो, ग्लूकोज में भी 5 OH होते हैं, 2 OH एक साइड मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, इनको मिलाने से क्या चमत्कार होगा कि ये अनुमापन हो जाएगा, ये रिएक्शन इनरिवर्सिबल हो जाएगी। क्या होगा, ये जो यौगिक है इस तरह के, ये इसके BOH4 और माइनस के साथ रिएक्शन कर लेंगे और एक स्थायी यौगिक बनाएंगे चक्रीय, जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होंगी। तो यहाँ होगा क्या, जैसे ये दोनों कार्बन है, इन पे दो OH समूह हैं सेम साइड, और ये बना है NaBOH का होल 4, तो मैं केवल BOH के होल 4 को लिख रहा हूँ, क्योंकि Na प्लस से तो अपने को यहाँ कोई काम है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। ये मॉलिक्यूल लिख लिया मैंने BOH4 का माइनस, और दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहे हैं अपन इस कंपाउंड का जो अपन मिला रहे हैं, दिख रहा है अपने को, देखो ये क्या रिएक्शन होगी, यहाँ से जल के अणु निकल जाएंगे, इधर भी निकल जाएंगे ये जल के अणु, और क्या बन जाएगा, ये जल के अणु निकलने के बाद ये स्थायी चक्रीय यौगिक बन जाएगा।
एक स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा ये। और इसके बनने के कारण ये जो रिएक्शन है स्थायी बन गया, चक्रीय यौगिक बन गया। इस कंपाउंड के बनने के कारण ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ये हट गया यहाँ से। प्रोडक्ट को हटाते जाते हैं तो अपन जानते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगेगा, ला सातेलिए का नियम। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और अनुमापन पूर्ण हो जाएगा, सूचक अपना रंग बदल लेगा, अंतिम बिंदु अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर ये मिलाना पड़ेंगे अपने को तब, नहीं तो नहीं कर पाएंगे अपन। यानी ऐसा कोई यौगिक मिलाएंगे जिसमें 2H समूह एक ही ओर हो, जैसे ग्लिसरॉल मिला सकते हो, ग्लूकोज मिला सकते हो, ऐसे और कोई यौगिक हैं वो मिला सकते हो। इसको कहते हैं सिस 1,2 डाइऑल। 2 OH ग्रुप है, पास वाली स्थितियों पर है और सिस पोजीशन पर है, सिस 1,2 डाइऑल। थर्ड प्रॉपर्टी इस बोरेक अम्ल का परीक्षण, टेस्ट। इसका परीक्षण करने के लिए, ये परीक्षण किस किस का मैं बताता हूं आपको। बोरेक अम्ल का भी है, बोरेट आयन का भी है और OH क्रियात्मक समूह का भी है। ये तीनों का परीक्षण है। H3BO3 का भी है, ये BO3 3- बोरेट आयन का भी है और OH अल्कोहल इस क्रियात्मक समूह का भी है। तीनों का परीक्षण है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने बोरेट लवण ले लिया, इसमें H2SO4 मिला देंगे सांद्र, और इसमें कोई भी अल्कोहल मिला सकते हो आप, मिथाइल मिला दो या फिर इथाइल मिला दो, और इन तीनों के मिश्रण को अपन गरम करेंगे। तो जो रिएक्शन होंगी उसके बाद एक पदार्थ बनेगा। क्या होंगी रिएक्शन, मैं बताता हूं आपको। पहले ये सोडियम बोरेट इसके साथ रिएक्ट करेगा और बोरेक अम्ल बनाएगा। और बोरेक अम्ल फिर इन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। उसी तरह की रिएक्शन होगी जैसे OH ग्रुप, इसके OH ग्रुप और इसके OH ग्रुप पानी बना के निकल जाएंगे। और क्या बनेगा, अगर आपने CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल लिया है तो ट्राई मिथाइल बोरेट बन जाएगा, और अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया है तो ट्राई इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अपन तो कोई रंग या रंगीन पदार्थ बनता है उससे पहचान करते हैं, इसको जलाते हैं, इसकी वाष्पें बनती हैं परख नली के मुंह पर और इनको जलाते हैं। जलाने पर ये कैसे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, हरे रंग की। किसके साथ जलते हैं, ये ज्वाला के साथ। तो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, इसको ज्वाला परीक्षण भी कह सकते हो, फ्लेम टेस्ट। तो अगर हरे रंग की ज्वाला बन रही है तो ये सबका परीक्षण हो गया, बोरेट का भी हो गया, बोरेक अम्ल बना है देखो, बोरेक अम्ल का भी हो गया, अल्कोहल का भी हो गया। तो ये टेस्ट है इनका। इसकी संरचना,
अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों के कारण हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी समतलीय संरचना होती है जिसमें षटकोणीय रिंग बनती हैं। अच्छा, ये रिंग बनाता कौन है? ये रिंग बनाता है बोरेट आयन BO3 और 3- आयन। ये मैंने एक बोरेट आयन लिख लिया, यहां मैंने ये दूसरा बोरेट आयन लिख दिया, ये मैंने थर्ड बोरेट आयन लिख दिया, ये मैंने फोर्थ बोरेट आयन लिख दिया, ये फिफ्थ बोरेट आयन लिख दिया, और ये मैंने यहां पर ये 6 बोरेट आयन लिख दिया। ये बीच में मैंने हाइड्रोजन लिख दिए। ये हाइड्रोजन लिख दिए मैंने यहाँ। ये हाइड्रोजन बंध बना लेंगे OH समूह। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? ये अंतराणुक। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण देखो इसकी कैसी संरचना बन गई है, ये षटकोणी हेक्सागोनल ये संरचना बनती है। इसमें बोरेट आयन हाइड्रोजन बंधों द्वारा षटकोणीय समतलीय संरचना बनाते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो कंपाउंड है इनके, वो पढ़ेंगे अपन बोरेन। बोरॉन के हाइड्रोजन के साथ बने हुए बाइनरी यानी द्विअंगीय यौगिकों को बोरेन कहते हैं। बोरॉन के हाइड्रोजन के साथ बने द्विअंगीय यौगिकों को बोरेन कहते हैं।
बोरेन की दो श्रेणियां हैं, एक जिनका सामान्य सूत्र BnHn+4 होता है, इसको निडो बोरेन कहते हैं, और एक जिनका सामान्य सूत्र BnHn+6 होता है, इनको आर्केनो बोरेन कहते हैं। अब जैसे निडो बोरेन में N=2 ले लो, डाई बोरेन, इसका नाम होगा डाई बोरेन। यहाँ इसका पहला मेंबर होता है 4 बोरॉन वाला H10, इसको टेट्रा बोरेन। अब 5 बोरॉन वाले दोनों हैं H5 B5 H9, तो इसको बोलते हैं पेंटा बोरेन 9 मतलब हाइड्रोजन की संख्या। और यहाँ भी है ये B5H11, इसको बोलते हैं पेंटा बोरेन 11। तो ये बोरेन है, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे डाई बोरेन को। डाई बोरेन B2H6 बनाने की विधियां। पहली विधि बोरॉन ऑक्साइड पर एल्युमिनियम की और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं। एल्युमिनियम इस बोरॉन ऑक्साइड को बोरॉन में अपचयित कर देगा और बोरॉन हाइड्रोजन के साथ डाइबोरेन बना लेगा। दूसरी बनाने की विधि इसके डाइबोरेन की, क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और इसमें आयोडीन मिला देते हैं। इसमें BH4- से आयोडीन क्या करता है, H- से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये ऑक्सीकारक का या अपचायक का काम करता है। आयोडाइड आयन बनते हैं, वो तो सोडियम आयन के साथ सोडियम आयोडाइड बना लेते हैं। और जो BH3 बचता है, BH3 तो कभी स्थायी रहता ही नहीं है, 2 BH3 के अणु क्या बना लेते हैं, B2H6 और हाइड्रोजन निकल जाती है। थर्ड विधि BF3 का अपचयन कराते हैं, किससे, सोडियम हाइड्राइड से, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। ये तो सोडियम आयन तो फ्लोराइड आयन को खींच लेगा और सोडियम का फ्लोराइड बना लेगा प्लस B2H6 बन जाएगा। एक और बनाने की विधि है, आप उच्च कोई भी बोरॉन ले लो, उच्च बोरेन ले लो, बोरॉन नहीं बोरेन, जैसे B10 ले लिया आपने H14, इसको गर्म करके इसको तोड़ के भी डाइबोरेन बना सकते हो। तो ये इसके बनाने की कुछ विधियां हैं। इसकी संरचना एवं गुण, वैसे तो ये रंगहीन होता है, हवा में जलाने पर बोरॉन ऑक्साइड बनाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और विषैली प्रकृति के होते हैं बोरेन। संरचना देखें इसकी तो ये वास्तव में
इस BH3 का डाइमर है, ये तो स्थायी रह नहीं पाता, B2H6 में बदल जाता है। कारण इसमें बोरॉन का अष्टक पूर्ण नहीं है BH3 में, तो अपना अष्टक पूर्ण करने की ये कोशिश करता है, अष्टक पूर्ण करने की ओर बढ़ता है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास, तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर के इनको भी बॉन्डेड कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के इनको भी बॉन्डेड कर देते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बंद बनाते हैं और इधर भी बंद बना देते हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये डीलोकेलाइड रहते हैं। ऐसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन ये इनको भी बांधे रखते हैं और इधर आकर के इनको भी बांध देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक डीलोकेलाइड रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका डाइमर बन जाता है। ये टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं और ये टर्मिनल बॉन्ड कहलाते हैं। इधर भी ये टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं और ये टर्मिनल बॉन्ड कहलाते हैं। इन बॉन्ड को दो परमाणु बना रहे हैं, यानी दो सेंटर बना रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो ये तो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दोनों से बंधा रहता है और ये दो इलेक्ट्रॉन इनसे दोनों को बांधने में काम करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक विस्थनीकृत रहते हैं, डीलोकेलाइड रहते हैं। तो ये इधर भी और इधर भी, पर इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, ये ब्रिज हाइड्रोजन और ये ब्रिज बॉन्ड कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ दो इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए हैं, चाहो तो इस बॉन्ड को डॉटेड बता दो, ये पूरा जो है सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पूरा एक बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड भी नहीं है अलग अलग, इसको पूरा एक ही बॉन्ड मानते हैं। और कौन सा बॉन्ड कहलाता है ये? इसको कहते हैं हाइड्रोजन सेतु बंध। इसको बनाना यानी केला आबंध, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और इसमें 1 2 3 परमाणु हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इनको बांध रहे हैं, तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध भी कहते हैं। और ये 2 सेंटर हैं, 2 परमाणु हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बांध रहे हैं, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध। अच्छा, इसमें कितने हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद? 1 2 3 4। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? एक बॉन्ड ये है और एक नीचे है, तो ये बंद हैं आपके 2। ये वाली बंध लंबाइयां बड़ी होती हैं। सेतु बंध लंबाई। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। बड़ी होती है किससे? ये टर्मिनल बॉन्ड लेंथ से, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ से। टर्मिनल को हिंदी में क्या कहेंगे? टर्मिनल ही लिख देते हैं। टर्मिनल बंध लंबाई से। और एक और बात यहां पर बताते हैं, इसमें एक और बात यहां बताते हैं, सेतु बंध सामर्थ्य भी ज्यादा होती है। किससे? इस टर्मिनल बंध सामर्थ्य से।
टर्मिनल बंध सामर्थ्य से ज़्यादा होती है सेतु बंध की सामर्थ्य। कारण है ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ तक डीलोकेलाइड रहते हैं, या ऐसा कह लो ये हाइड्रोजन दोनों तरफ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है। अच्छा कैसे? जैसे इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इधर बंध बना लेगा तो ये sp3, और इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब ओवरलैपिंग कौन सी होगी जब ये ब्रिज बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला। इसमें ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इसका sp3, इसका sp3 और इसका s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल, इन तीनों में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। ये ऐसे ऊपर sp3 s sp3 ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड ये sp3 s ओवरलैपिंग से बनेगा। बॉन्ड एंगल देखो यहां, ये θ1, ये θ2, ये θ3। यहां दो दो इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिक्स नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं, ये दो से कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन और दो से कम इलेक्ट्रॉन, और ये दो से कम और ये दो से कम, इनमें रिपल्सन हो रहा है। दो दो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, दो इलेक्ट्रॉन दो से कम में रिपल्सन, दो से कम में रिपल्सन। तो ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये रिपल्सन ज़्यादा होगा दो दो इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड पेयर में, उसका रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, θ1 बड़ा होगा, फिर θ2 और θ3 छोटा होगा। अच्छा इसमें ये जो ब्रिज बन गया, क्यों बनाया ब्रिज? इसने अपना अष्टक पूरा करने की तरफ बढ़ा, ये अष्टक पूरा करने की कोशिश की इसने। ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर इसके बनने का? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? BH3 का B2S6 बनाने का अष्टक पूर्ण करना। लेकिन अष्टक पूर्ण हुआ नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के पास है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और यहाँ भी हैं। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और यहाँ भी हैं। ये अगर फिक्स होते यहाँ तब तो इसका अष्टक पूरा हो जाता। फिक्स नहीं है, ये डीलोकेलाइड है, इसलिए ये यहाँ पर दो से कम मात्रा में रहेंगे। तो इसलिए इसका बोरॉन का अष्टक पूर्ण नहीं होगा। अभी भी अष्टक अपूर्ण है, अभी भी ये लुईस अम्ल की तरह ही व्यवहार करेगा, काम करेगा। तो डाइबोरेन में बोरॉन का अष्टक अपूर्ण है। इस कारण यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके और योगात्मक यौगिक बना लेगा। लुईस क्षारों के साथ कोई अगर लॉन पेयर देने वाला आ जाए तो उससे लॉन पेयर ले लेगा, लेकिन इसको अपना ये ब्रिज तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज बना के अगर रहेगा तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है लॉन पेयर लेने के लिए। लॉन पेयर लेने के लिए इसे अपना ब्रिज तोड़ना पड़ेगा। तो इसका ब्रिज दो तरीके से टूटेगा। तो देखो, क्षारों से क्रिया, अगर जो क्षार हैं वो कैसे हैं, दुर्बल हैं। चलो पहले प्रबल ले लो। प्रबल क्षार अगर हैं तो प्रबल क्षार हमेशा प्रबल अम्ल से क्रिया करेगा।
प्रबल अम्ल कब बनेगा? जब ब्रिज असममित तरीके से टूटे, अनसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल तरीके से टूटे। एक BH2 माइनस बने और एक BH4 माइनस, तो BH2 प्लस बने और BH4 माइनस। BH2 प्लस जो होगा वो प्रबल अम्ल होगा, तो प्रबल क्षार के साथ प्रबल अम्ल क्रिया करेगा, इसलिए अनसिमेट्रिकल असममित बंध टूटेगा। तो क्षारों में पहला, प्रबल क्षारों के साथ बंध, कौन सा बॉन्ड? ब्रिज बॉन्ड, सेतु बंध। कैसे टूटेगा? असममित तरीके से। टूटता है। जैसे प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन, प्राथमिक द्वितीयक एमीन, H माइनस, OH माइनस आदि। कैसे टूटेगा ये ब्रिज? देखो, ये तो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, और बीच में है ब्रिज हाइड्रोजन, और ये ब्रिज बॉन्ड है। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। BH2 प्लस बनेगा और BH4 माइनस बनेगा। जैसे अमोनिया की रिएक्शन कराओगे इसके साथ, B2H6 प्लस अमोनिया, ठीक है, तो ये टूट जाएगा पहले तो BH2 प्लस और BH4 माइनस में। अमोनिया मैंने एक्सेस में ले ली है और लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप मैंने रखा हुआ है। तो ये जो BH2 प्लस बनेगा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो कौन दे देंगे इसको इलेक्ट्रॉन? 2 अमोनिया इलेक्ट्रॉन देके 2 लोन पेयर बना लेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे और प्लस चार्ज को ऊपर लगा देंगे, और इससे फिर BH4 माइनस जुड़ा रहेगा आयनिक बंध से। इसको बुकों में ऐसे लिख देते हैं भाई, सही संरचना ये बनी हुई है, ये है। लेकिन अगर अमोनिया का आधिक्य मिलाकर इसको अगर यहाँ उच्च ताप पर गर्म कर दो डायरेक्ट, तो ये बन जाता है बोरॉन नाइट्राइड। इस बोरॉन नाइट्राइड की ग्रेफाइट की तरह संरचना होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं अकार्बनिक ग्रेफाइट। इसमें लेयर बनती हैं, जैसे ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर बनती हैं, बिल्कुल इसी तरह की लेयर इसमें बनती हैं। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये इनकी एक एक वैलेंसी डिससेटिस्फाइड रहेगी, चाहो तो इधर और बना दो इसको। ऐसे ही दूसरी लेयर बन जाएगी, ऐसे ही तीसरी लेयर बन जाएगी। इन लेयरों के बीच वान डर वाल्स फोर्स लगेंगे, और इसको अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, किसको? ये जो एडिशनल कंपाउंड बना है इसको, तो यहां पर एक और कंपाउंड बन जाता है, ये B3N3H6।
इसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक बेंजीन, या फिर इसी को एक नाम और दिया गया है बोराजीन। इसकी बेंजीन की तरह संरचना होती है। बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, एक एक हाइड्रोजन सभी पर। यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बैक बॉन्डिंग से बने हैं। चाहो तो इन पर औपचारिक आवेश लगा लेना। ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पर औपचारिक आवेश प्लस, और बोरॉन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर औपचारिक आवेश लग जाएगा माइनस। औपचारिक आवेश कहलाते हैं। ये बन गई इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसमें ये बॉन्ड ध्रुवीय हैं क्योंकि नेगेटिविटी में डिफरेंस है। अगर कोई कंपाउंड आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस पर योगात्मक अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। बेंजीन से ज़्यादा क्रियाशील है। एक उदाहरण और ले लो। इस B2H6 की रिएक्शन आप NaH के साथ कराओगे तब भी इसी तरह का बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा? NaBH4, NaBH4 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 H माइनस आएंगे तो ये भी BH4 माइनस और ये भी BH4 माइनस। Na प्लस के साथ NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा ये। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट, दुर्बल क्षारों के साथ सममित बंध विदलन होता है। सममित बंध विदलन होगा दुर्बल क्षारों के साथ। जैसे उदाहरण ले लो, H2O दुर्बल है, CO दुर्बल क्षार है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन दुर्बल क्षार है। तृतीयक एमीन होता तो प्रबल क्षार है लेकिन इसके साथ होता सममित बंध विदलन है। असममित क्यों नहीं हुआ? इस तरह का बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि दो अगर यहाँ पर आप तृतीयक एमीन जोड़ोगे इस एक बोरॉन से, उनमें जो त्रिविमीय प्रतिकर्षण है वो बहुत ज़्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन। इसलिए इस तरह का जो नहीं असममित बंध विदलन नहीं होता तृतीयक एमीन के साथ, होता वैसे प्रबल क्षार है। इसकी जैसे कुछ रिएक्शन देखो, B2H6 की रिएक्शन कराओगे कार्बन मोनोऑक्साइड से तो जब सममित बंध विदलन होगा तो 2 BH3 अलग हो जाएंगे, एक BH3 अलग हो गया। ऐसे बंध विदलन होगा ना सममित। ये आपका डाइबोरेन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ऐसे बॉन्ड टूटेगा। ये 2 BH3, इधर वाला BH3 अलग और ये वाला अलग, तो 2 BH3 बनेंगे। और इनको लॉन पेयर कौन देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में लॉन पेयर डोनर कौन होता है? कार्बन। और देख लो एक दो रिएक्शन। B2H6 की रिएक्शन करा दो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, लॉन पेयर ये देगा।
इसमें पहले दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ये इस बोरॉन को लॉन पेयर दे देगा। जल के साथ क्रिया मैंने बताई दी थी अभी, जल अपघटन इसका हो जाता है, क्या बन जाता है, बोरिक एसिड। हाइड्रोजन निकल जाएंगे। कुछ और रिएक्शन देख लो इसकी, B2H6 की, क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तब भी ये ब्रिज टूट जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएंगे, BCl3 में बदल जाएगा ये। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। लेकिन HCl की रिएक्शन कराते हैं तो ब्रिज नहीं टूटता और केवल एक ही हाइड्रोजन इसका हट के क्लोरीन आ जाता है। अच्छा, मिथाइलेशन कराते हैं तब भी ब्रिज नहीं टूटता और इसके जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एक एक करके हट जाते हैं, 4 तक हट सकते हैं, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से HCl निकलने लगेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन है हटने वाला और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। एक मिथाइल ग्रुप आ गया और आगे रिएक्शन कराओगे अगर ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा, टर्मिनल, दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और आगे कराओगे मिथाइलेशन, तीसरा टर्मिनल हाइड्रोजन हट जाएगा, तीसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और अधिकतम कितने आ जाएंगे, 4, 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि ब्रिज नहीं टूट रहा है यहाँ। बस इतना तक कंपाउंड बन जाएगा ये। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम अपन स्टार्ट करेंगे अब इसका। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एल्यूमिनियम के यौगिक। एल्यूमिनियम के कंपाउंड, पहला कंपाउंड पढ़ेंगे अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये 2 अपर रूपों में पाया जाता है, एक अल्फा फॉर्म है इसका, एक गामा फॉर्म है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से दोनों रूपों को बनाते हैं। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर हीटेड करें तो इसका अल्फा रूप प्राप्त होता है। ये काफी कठोर है, इसी को कोरंडम के नाम से जानते हैं। और जो कीमती पत्थर हैं, प्रीशियस स्टोन जिनको कहते हैं, जिनको नग बोलते हो ना आप, कीमती पत्थर यानी नग, कीमती पत्थर बनाने में इसका यूज होता है। और अगर इसे थोड़ा कम ताप पर गर्म करें तो इसका गामा रूप प्राप्त होता है और ये इसकी तुलना में थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो एक तो इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अपर रूप, दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो जानते ही ये लुईस अम्ल है और गैसीय अवस्था में द्विलक और ठोस अवस्था में बहुलक बनाता है,
जिसमें ब्रिज बॉन्ड बनते हैं। सहसंयोजी है, लुईस अम्ल है। और क्या करता है ये, गैसीय अवस्था में तो द्विलक बनाता है जिसमें हैलोजन ब्रिज बॉन्डिंग होती है। द्विलक बनाने का कारण वही है, अपना अष्टक पूरा करने की तरफ जाएगा, अष्टक पूरा हो भी जाएगा। ये अपना एक लॉन पेयर देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक लॉन पेयर देके अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक इधर, अष्टक पूरा हो गया। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये अष्टक पूरा हो गया। अच्छा, ये 2 और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन है जो इन तीनों को बांधेंगे, तो इसमें बनेगा 3 सेंटर। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद बनेगा, ये बनेगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक यहाँ नीचे बन जाएगा। ये अष्टक पूर्ण हो चुका है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, sp3 sp3। ये तो बनेगा गैसीय अवस्था में। और ठोस अवस्था में ये बहुलक के रूप में रहेगा। ये दूसरा अणु आ गया एक, ये इसको लॉन पेयर, ये इसको लॉन पेयर दे देगा। ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरा अणु आ जाएगा एक, ये इसको लॉन पेयर दे देगा, ये इसको दे देगा। यहाँ पर एक दूसरा अणु आ जाएगा, ये इसको लॉन पेयर, ये इसको लॉन पेयर दे देगा। इस तरह से इसका ठोस अवस्था में ये बहुलक बना लेगा। और ठोस अवस्था में ये 1 2 3 4 5 6 बंद बना रहा है। संकरण कौन सा होगा, sp3d2। और एक एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन से घिरा रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा, इसको जब जल में डाल देते हैं तो ये आयनिक यौगिक की तरह व्यवहार करने लगता है। जल में डालने पर यह आयनिक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी से अधिक होती है। कैसे? जल में जब डालेंगे तो AlCl3 जो है पहले किसमें आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन में। यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए अपने को लैटिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लैटिस एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। ये एल्यूमिनियम आयन जो बनेंगे ये जल के साथ जलयोजन करेंगे और जलयोजित आयन बना लेंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी 1। उसके बाद क्लोराइड आयन भी जल के साथ जलयोजन करेंगे और जलयोजित आयन बनाएंगे, एक्वस आयन। यहाँ पर भी कुछ एनर्जी निकलेगी, वो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
कुल एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस 3 इंटू डेल्टा एच, सॉरी पहले तो डेल्टा एच 1 हाइड्रेशन एनर्जी यानी एल्यूमिनियम 3 धन आयन की, और फिर प्लस 3 इंटू डेल्टा एच 2 हाइड्रेशन एनर्जी। 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि इसके 1 मोल से मुझे 3 क्लोराइड आयन मिले, और यहाँ मैंने ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखी है 1 क्लोराइड की लिखी है, तो 3 क्लोराइड की 3 टाइम ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, और यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, यानी इन दोनों का सम इससे ज़्यादा होगा, इसलिए जो साइन आएगा डेल्टा एच का वो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, एंट्रोपी में परिवर्तन देखो, ये सॉलिड से और किस में कन्वर्ट हुए, पहले आयन में, और फिर इन आयन ने जलीय आयन बना लिया, जलयोजित आयन बना लिया, तो सॉलिड से जलीय आयन में बदल गए, यानी इनकी अनियमितता यानी रैंडमनेस यानी एंट्रोपी बढ़ गई, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन, ये एंथैल्पी में ये तापक्रम, परम शून्य तापक्रम, सॉरी परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन, और ये आपका टेम्परेचर। डेल्टा जी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो कोई प्रक्रम जो होता है वो अपने आप हो जाता है, स्वतः होता है। डेल्टा जी के लिए आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, जब ये 0 आएगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और ये पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है LCl3 सॉलिड का एल्यूमिनियम में टूटना, एल्यूमिनियम 3 धनायन और क्लोराइड में टूटना, यह स्वतः हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गई, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, तो प्रक्रम कैसा होगा, प्रक्रम या विक्रिया ये स्वतः होगी। एलम या हिंदी में कहते हैं फिटकरी। एलम क्या होते हैं, एक संयोजी और 3 संयोजी धातु सल्फेटों के द्विक लवण को एलम बोलते हैं। एक संयोजी और 3 संयोजी धातु सल्फेटों के, एक संयोजी और 3 संयोजी धातु सल्फेटों के द्विक लवण को क्या कहते हैं, एलम या फिटकरी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, M2SO4, ये एक संयोजी धातु का सल्फेट हो गया, डॉट M2 ये मैंने 3 संयोजी धातु के लिए संकेत ले लिया M2 और SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। वास्तव में ये वाटर के मॉलिक्यूल धातु आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं,
जैसे ये एक संयोजी धातु है, इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी सभी धातु के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। इस पर +1, इस पर 0, तो यहाँ +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह इस त्रिसंयोजी धातु के साथ, 3 संयोजी धातु के साथ भी 6 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, इस पर +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 24 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। और सल्फेट आयन कितने हैं? 1 और 3, 4 सल्फेट आयन। ये लैटिस बनाएंगे, इसमें बीच में सल्फेट आयन फंसे रहेंगे, बीच में सल्फेट आयन इसके बीच में फंसे रहेंगे। अनुपात देखें अगर इन तीनों आयनों का, 1, 2, 3 आयनों का, तो 2:2:4 या 1:1:2। तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक संयोजी धातु कौन कौन सी हो सकती हैं? लिथियम नहीं होगा। लिथियम एलम या फिटकरी नहीं बनाता, इसका छोटा आकार होने के कारण। यहाँ सोडियम पोटेशियम हो सकते हैं एक संयोजी धातु में। अमोनियम आयन हो सकता है, NH4 धन आयन आदि। और 3 संयोजी धातु में एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है आदि। कुछ उदाहरण ले लो। एक संयोजी धातु मैंने K2SO4 ले लिया। अच्छा, ये लिख लेना, लिथियम एलम, लिथियम एलम नहीं बनाता है छोटे आकार के कारण। इसका छोटा आकार होने के कारण ये एलम नहीं बनाता। एक संयोजी धातु पोटेशियम, 3 संयोजी धातु मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एक एलम का फॉर्मूला बन गया ये। जब 3 संयोजी धातु एल्यूमिनियम होती है तो इसका नाम एक संयोजी धातु के आधार पर करते हैं, इसको पोटास एलम कहेंगे, पोटेशियम के आधार पर इसका नामकरण किया है। और जब यहाँ पर एक संयोजी धातु पोटेशियम हो और 3 संयोजी धातु कोई दूसरी हो एल्यूमिनियम के अलावा, तो इसका नाम 3 संयोजी धातु के आधार पर करते हैं। तो ये क्रोमियम है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं क्रोम एलम, ऐसे नामकरण इनका करते हैं। द्विक लवण से मतलब यह है कि इनमें आयनिक बंध होगा आयनों के बीच, और इसको अगर जल में डालोगे 100% आयनों में टूट जाएंगे। ये सब जिन आयनों से बने उन्हीं में टूट जाएंगे। इसके जलीय विलयन में आपको पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन तीनों मिल जाएंगे। और दूसरा है छद्म एलम, अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडो एलम, और हिंदी में छद्म एलम। किन्हें कहते हैं? एक संयोजी की जगह द्विसंयोजी, और तीन संयोजी, द्विसंयोजी और 3 संयोजी धातु सल्फेटों के द्विक लवणों को छद्म एलम कहते हैं।
ये छद्म एलम कहलाएंगे। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, इनका जनरल या कॉमन फार्मूला क्या होगा? M2 की जगह MSO4, क्योंकि ये +2 चार्ज है तो SO4 एक ही जुड़ेगा, डॉट M2 डैश और SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये इनका फॉर्मूला होगा, इनका सामान्य सूत्र होगा। M यहाँ पर क्या है, द्विसंयोजी धातु। कौन सी होती है, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, Na है ना, कैल्शियम, कोई भी हो सकती है द्विसंयोजी। और M डैश क्या है, 3 संयोजी धातु है, 3 या त्रिसंयोजी धातु। वो तो तीनों वही उदाहरण ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, क्रोमियम ले लो, आयरन ले लो। एक आध फार्मूला लिख लो इनके, जैसे कॉपर ले लो द्विसंयोजी तो कॉपर सल्फेट, 3 संयोजी क्रोमियम ले लो डॉट 24H2, तो ये कहलाते हैं छद्म एलम। तो ये यहाँ पर हो गया तुम्हारा बोरॉन फैमिली कंप्लीट। बोरॉन फैमिली कंप्लीट हो गया। अगला अपन पढ़ेंगे कार्बन फैमिली या ग्रुप 14। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।